guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें कि हम फोकस करने वाले हैं इंडियाज नेबरहुड में क्या क्या करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत सारी वर्ल्ड की नॉलेज देगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि आज के हम कौन कौन से डिस्कशन करेंगे, तो उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले ये जो 12 टॉपिक्स में हम डिवाइड करते हैं करंट अफेयर सीरीज को, इसमें से पहले के 3 हम कवर कर चुके हैं 5 वीडियोस के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम इंडिया नेबरहुड में कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में समझने वाले हैं डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी क्या है इंडिया की। ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है उसके काउंटर हम कैसे अपना डिफेंस बना रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। तो बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी क्या है चाइना की उसके बारे में भी बता दूंगा जिन लोगों को नहीं पता है। वैक्सीन मैत्री के बारे में जानेंगे जो कि हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उससे रिलेटेड है ये, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जीआई टैग मिल गया है बासमती राइस को। अब ये इंडिया को नहीं मिला है तो किसी और एशियन कंट्री को मिला है, और इंडिया का उसका इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। फिर हम जानेंगे मिलिट्री कूप जो हुआ था म्यांमार के अंदर। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी वर्ल्ड स्टेज पे, बहुत लोगों ने कंडेम किया था, यूएस ने, यूएन ने। तो इस न्यूज़ को डिटेल में समझेंगे कि क्यों किया गया है ये कूप मिलिट्री द्वारा और क्या सिचुएशन है आज के एज ऑफ डेट। उसके बाद हम जानेंगे न्यूयॉर्क असेंबली में एक कश्मीर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, वो क्या है और कैसे हमें इफेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो देखेंगे। फिर हम जानेंगे शहतूत डैम ये कहाँ बना रहा है इंडिया और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। रैटल डैम के बारे में भी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। फिर हम जानेंगे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये इंडिया ने कराया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, ये देखेंगे। फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे कि यूएस ने फाइनली इंडिया को अफगान पीस प्लान के अंदर शामिल करने का फैसला कर लिया है। तो इस न्यूज़ से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या हमारे जियोपॉलिटिकल जो समीकरण है उसमें कैसे इंडिया फिट बैठेगा, इंडिया के जो एम्बिशंस हैं सेंट्रल एशिया में उसमें कैसे इफेक्ट करेगा, ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे पीएम जो थे वो बांग्लादेश गए थे एज अ चीफ गेस्ट बन के नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश के लिए। तो क्यों गए थे वो, क्या सिग्निफिकेंस है इस साल के बांग्लादेश के नेशनल डे का, ये मैं आपको बताऊंगा। और अंत में हम देखेंगे चाइना वर्सेस फिलीपींस की जो वॉर शुरू हो गई है व्हाइट सन रीफ में, ये एक एज ऑफ लिटरल वॉर नहीं है, ये क्यों एक मुद्दा बन गया है कंट्रोवर्सी का साउथ चाइना सी में, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी से। तो ये एक इंडिया की स्ट्रैटेजी कहा गया है इंडियन ओशन में जो इंडिया फॉलो करता है। ये ऑफिशियली इंडिया डिक्लेयर नहीं करता है, पर ये जो समझ आता है जियोपॉलिटिकल जो कि स्टेप्स लिए जाते हैं उससे ये कहा गया है कि ये डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी जो है ये इंडिया फॉलो कर रहा है। अब ये एक स्पेकुलेटेड, मैंने जैसे कि बताया, मरीन टाइम स्ट्रैटेजी है टू काउंटर द स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बहुत लोगों को पता होगा क्या है, ये पॉलिसी चाइना की इंडिया के खिलाफ, उसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में समझा भी दूंगा आने वाली स्लाइड्स में। अभी आप ये समझ लीजिए ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी है जो इंडिया के अगेंस्ट वो फॉलो करता है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। तो उसके काउंटर में हम जो फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजी उसको डबल हिट स्ट्रैटेजी कहा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट मौसम के बारे में बताया था हिस्ट्री एंड कल्चर वाले वीडियो में, वो भी एक पार्ट है इंडिया का इस इंडियन ओशन के अंदर जो कि हम चाइना के अगेंस्ट फॉलो करते हैं। लेकिन ये डबल फिश हुक जो स्ट्रैटेजी है ये प्योरली जियोपॉलिटिकल है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसको कहा गया है कि इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द फिश हुक स्ट्रैटेजी ऑफ यूएस अलोंग विद इट एलाइज इन द पैसिफिक ओशन। तो जैसे पैसिफिक ओशन में यूएस अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखता है चाइना के अगेंस्ट फिश हुक पॉलिसी जिसको कहा गया है, इंडिया ने डबल हुक पॉलिसी फॉलो की है फिश हुक। अब ये है क्या, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, इसमें आप देखिए डोक्वम पोर्ट है ओमान के अंदर, वहां से शुरू होता है। और ये फ्रेंच टेरिटरीज जो रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस के जो अंडर आता है इंडियन ओशन में, और जो मॉरिशस है, सेशल्स है, कोरोमोस है, ये अफ्रीकन नेशंस जो हैं इनसे जो इंडिया की दोस्ती है वो ये हमारा बनाते हैं वेस्टर्न हुक
फिश हुक, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये वेस्टर्न फिश हुक है। और जो राइट वाला फिश हुक है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं उसमें इंडिया की क्या क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम हैं, साबांग इंडोनेशिया से क्या स्ट्रेटजी हमारी ट्रीटी है वो मैं आपको बताऊंगा, कोको आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, और डिएगो गार्सिया जो यूएस का बेस है इंडियन ओशन में वो हम यूज कर पाएंगे अंडर लेमोआ। तो ये बनता है हमारा ईस्टर्न हुक। तो ये दो हुक जो हो गए इसलिए इसको स्ट्रैटेजी को कहा गया है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी, जो कि हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करते हुए इंडियन ओशन में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो डिटेल में समझ लेते हैं कैसे। तो इट इन्वॉल्व सबसे पहले तो स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट्स एंड अलायंसेस दैट इंडिया हैज एंटर्ड इनटू। इन कंट्रीज के साथ जो मैंने आपको बताई इनके साथ या तो हमने पोर्ट डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वहां पे, या फिर अलायंसेस करे हैं हमने। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट हुक जो ईस्टर्न इंडियन ओशन में है, ईस्टर्न साइड पे है, वो कहाँ से शुरू होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे है हमारा नेवल बेस भी है। ठीक है, और यूएस नेवल बेस जो है डिएगो गार्सिया जो कि चागोस आर्किपेलागो में है वो इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट वाला जो रेड कलर में था वो वाला हुक। ठीक, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड ऑफ यूएस फिश हुक स्ट्रैटेजी। जो वेस्टर्न हुक है वो डक्यूम पोर्ट जो है ओमान में, इंडिया ने उनसे एक मरीन टाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये पोर्ट में एक जो एग्रीमेंट साइन किया है उससे ये स्टार्ट होता है, और ये कहाँ कहाँ जाता है, मॉरिशियस, सेशल्स और मादागास्कर। अब ये इंडियन ओशन की छोटी छोटी जो आइलैंड नेशंस हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं। इंडिया जो है सॉफ्ट पावर यहाँ पे करता है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है। इनके साथ साथ हमने जब कोविड के अंदर बहुत हेल्प करी थी। ठीक है, जो हमने शिप्स भेजे थे यहाँ पे अपने अपने जो समुद्री सेतु प्रोजेक्ट था हमारा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वेस्टर्न हुक बनता है इंडियन ओशन के अंदर। आईएनएस बास जो है हमारी एयर स्ट्रिप है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, कोको आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे भी है हमारा। कैसे है कि जून 2020 में इंडिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया से करा है, उसमें हम कोको आइलैंड्स यूज कर पाएंगे। उसके बाद रियूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस का एक टेरिटरी है इंडियन ओशन में, उसमें क्या है कि जो इंडियन ओशन कमीशन है उसके अंदर हमने ज्वाइन कर लिया था मार्च 2020 में एज ए मेंबर, ऑब्जर्विंग मेंबर। और इसको किसने फैसिलिटेट किया था, फ्रांस ने। तो हम उस इंडियन ओशन कमीशन के भी मेंबर बन गए हैं। तो ये इंडियन ओशन कमीशन है क्या, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट लिंक्स इंडियन ओशन अफ्रीकन नेशंस लाइक कोरोमोस, मादागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन आइलैंड्स एंड सेशल्स, इनको लिंक करता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर मेंबर बन गया है। ठीक है, तो ये एक बन गया हमारा और पार्ट उस डबल हुक फिश स्ट्रैटेजी का। उसके बाद इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में हमने एक पोर्ट ऑफ सबांग में सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किया है इंडोनेशिया से। तो पोर्ट ऑफ सबांग जो है वो भी एक पार्ट बन गया हमारे राइट वाले हुक का। और रियूनियन आइलैंड में आपको बार बार बता चुका हूँ, फ्रांस से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है मिलिटरीली, रफाल दिया उन्होंने हमें अभी भी रिसेंटली। तो इंडिया फ्रांस के लिए हम ये यूज कर पाएंगे रियूनियन आइलैंड। और आप ये सब जानते ही हैं लेमोआ हमने साइन किया था किससे, यूएसए से। तो यूएसए से लेमोआ साइन करने का हमें क्या फायदा हुआ, वी गेट द एक्सेस टू द डिएगो गार्सिया बेस। तो जो यूएस का बेस है यहाँ पे इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बारी पूछा भी गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएस बेस इन द इंडियन ओशन, तो डिएगो गार्सिया। तो इसको हम यूज कर पाएंगे और यहाँ पे दोनों फिश हुक मीट करते हैं। ठीक है, तो ये है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी इंडिया की इंडियन ओशन में। अब ब्रीफली देख लेते हैं फटाफट से कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी क्या है चाइना की। अब ये मैप में देख सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है चाइना ने, ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, इंडिया को ऐसे घेरने का इंडियन ओशन में अलग अलग मिलिट्री बेसिस बना के, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि इंडिया को हम चारों तरफ से इंडियन ओशन में घेर लेंगे। अब कैसे कर रहे हैं देखिए, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है उनका, चाइना में हम्बनतोता 99 ईयर लीज के लिए ले लिया, चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे पोर्ट बनाए, सूडान में है, ठीक है, बीजिबाउटी में है चाइना का बेस। तो ऐसे उन्होंने एक सीरीज ऑफ बेसिस बनाने हैं जो कि वो यूज कर सकें अगर वॉर हो इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया को घेर लेना है, एक तरह से मोतियों का हार बनाना है। ठीक है, लिटरल मीनिंग इसका ये है। तो इट इज अ जियोपॉलिटिकल
थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल चाइनीज गवर्नमेंट इंटेंशंस इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो ये चाइनीज मिलिट्री ने कमर्शियल फैसिलिटीज या मिलिट्री फैसिलिटीज बनाई हैं जहाँ पे कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे सूडान में बनाई है, पोर्ट ऑफ सूडान में, इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ग्वादर पोर्ट में बनाई है, हम्बनतोटा श्रीलंका में बनाई है, चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में बनाई है। तो ये बेसिक एक ब्रीफ ओवरव्यू है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का चाइना की, जिसको कि हम काउंटर किससे कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट मौसम आपको याद रखना है, और ये जो मैंने आपको अभी बताया है डबल फिश हुक जो स्ट्रैटेजी अब हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हम आयरन कर्टन या आयरन हैंड की पॉलिसी करते थे फॉलो, वो अलग थी, अब हम कर रहे हैं डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बारी पूछा भी जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन मैत्री क्या है? इंडिया सेंड शिपमेंट्स ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन टू म्यांमार, मॉरिशियस एंड सेशेल्स। तो इंडिया ने ये शिपमेंट्स भेजी हैं, इंडिया में बन रही है ये वैक्सीन, तो ये हमने इन नेशंस को भेजी है जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन है। तो वैक्सीन मैत्री ड्राइव है कि हम गुडविल इन नेशंस से बना के रखें, अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ करते रहें। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल को भी हम ऑलरेडी कोविशील्ड के गिफ्ट करते थे। जब पीएम गए थे बांग्लादेश तो वो लेके गए थे अपने साथ। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जिसको कि कहा गया है वैक्सीन मैत्री। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हैं, कभी आ जाए तो वैक्सीन मैत्री पूछ भी सकते हैं। अगला न्यूज़, जीआई टैग फॉर बासमती राइस टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को मिल गया है जीआई टैग, जोग्राफिकल indication tag for basmati rice, paving way for creating a local registry for the strain of particular strain of rice। तो पाकिस्तान को मिल गया ये, तो वर्ल्ड ओवर अब ये बासमती राइस जो है वो पाकिस्तान से आती है, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान ऑलरेडी एक केस फाइट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में अगेंस्ट इंडियाज मूव टू गेट बासमती राइस रजिस्टर्ड एज अ प्रोडक्ट। तो इंडिया ने ऑलरेडी एक यूरोपियन यूनियन में अपना डाल रखा था कि जो बासमती राइस है वो इंडिया का प्रोडक्ट है, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में पाई जाती है राइस, उसका नाम है बासमती राइस। तो पाकिस्तान ने भी इसको एक चैलेंज किया था यूरोपियन यूनियन कोर्ट में, तो वो अभी भी फाइट चल रही है। ठीक है, तो इंडिया ने लास्ट सितंबर ही डाला था कि ये बासमती राइस हमारी है, जो मैंने आपको केस बताया, और ये कहा गया कि इंडिया ने जो बासमती राइस है वो सिर्फ जो लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक राइस है ग्रोन इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयज इन नॉर्दर्न इंडिया, ये होनी चाहिए बासमती राइस। पर फिलहाल जीआई टैग मिल गया है बासमती राइस का टू पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है किस कंट्री को मिला है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। मिलिट्री कू इन म्यांमार। तो मिलिट्री ने पावर ग्रैब कर लिया है ऑन 1 फरवरी अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ कंट्रीज न्यू इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो नई पार्लियामेंट को मिलना था, नए इलेक्शन हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो आप फोटो में देख रहे हैं, ऑंग सैन सू की जो एक वहाँ की डिफेक्टो लीडर हैं, जो कि उनका प्रेसिडेंट वही इलेक्ट करती हैं, लेकिन सारी पावर इनके पास ही है। कुछ वहाँ पे टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये खुद नहीं बन पाई थी प्रेसिडेंट या पीएम। तो इसीलिए ये इनको जो था, ये जीत गए थे इलेक्शन 2020 के, बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते थे। ठीक है, और इनको डिटेन कर लिया गया, और प्रेसिडेंट विन मिंट जो थे उनको भी डिटेन कर लिया गया। तो मिलिट्री, जिसको कि कहा जाता है टाटमाडाओ, डिक्लेयर्ड 1 ईयर ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब ऐसा हुआ क्यों? तो मिलिट्री ने कहा है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वहाँ पे नवंबर 2020 में जो हुए थे, वो उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी। ठीक है, और 2008 में जब मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा था कि म्यांमार में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो 2008 से पहले भी वहाँ मिलिट्री रूल था। तो 2008 में उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके अंदर की कहा गया था कि 25% सीट्स जो होंगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, वो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स ही ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस स्वीपिंग विक्ट्री के बाद मिलिट्री को डर लग गया कि जो बहुत सारे अच्छे मार्जिन से जीत के आई है इनकी पार्टी, ये जो इस प्रोविजन को है, मिलिट्री के जो रोल है पॉलिटिक्स से हटा देगी। इसीलिए उन्होंने इस पे एक मिलिट्री कू कर दिया और जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको फिर से डिसमेंटल कर दिया। तो इसकी बहुत सारी निंदा हुई है, वेस्टर्न नेशंस, यूएस और ये सब इन्होंने अपोज किया है कि जो पीपल की विल है उसके अगेंस्ट ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को इम्पीड करा है इस स्टेप ने मिलिट्री के। ठीक है, तो ये अभी भी चल रहा है, मिलिट्री रूल ही चल रहा है वहाँ पे, और बहुत सारी किलिंग्स हो रही हैं वहाँ पे, ये आप न्यूज़ में आप देखते रहते होंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूयॉर्क असेंबली पासिस कश्मीर रेजोल्यूशन। तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, न्यूयॉर्क स्टेट गवर्नर ने उसमें किए हैं, जिसमें कि कहा गया 5 फरवरी टू बी डिक्लेयर्ड एज कश्मीर अमेरिकन डे। ये पास किया गया था, और ये आपको क्यों हमारे लिए कंसर्निंग है, क्योंकि 5 फरवरी को पाकिस्तान भी कश्मीर सॉलिडारिटी डे बनाता है।
ठीक है। तो न्यूयॉर्क ने भी डिक्लेयर कर दिया कश्मीर अमेरिकन डे, और पाकिस्तान भी सेम डे बनाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत कंसर्न की बात थी। इंडिया ने न्यूयॉर्क में अपने इसको कंसर्न को एक्सप्रेस भी किया है, ठीक है। और इट इज सीन एज एन अटेम्प्ट बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट टू मिस रिप्रेजेंट द रिच कल्चर एंड सोशल मोज़ेक ऑफ जम्मू कश्मीर टू डिवाइड द पीपल। तो ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया, इसके अगेंस्ट हमने बहुत कंसर्न अपना उस असेंबली के इस डिसीजन को कर दिया है प्रेजेंट। अब आ जाते हैं हम शहतूत डैम पे। तो ये आपको फोटो देख के पता चल गया होगा फ्लैग्स की। तो इंडिया ने बनाया है ये शहतूत डैम बनाने का MOU साइन किया है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये काबुल में बनेगा और वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा काबुल को, ठीक है। तो शहतूत डैम बन रहा है अफगानिस्तान में और ये इंडिया बनाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, तो ये एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने MOU साइन किया है। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं श्री अशरफ गनी जी, उन्होंने थैंक किया है इंडिया को फॉर गिफ्ट ऑफ वाटर। रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या, कैबिनेट अप्रूव्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 5000 करोड़ फॉर 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी रिवर पे और कहाँ पे है, तो चेनाब रिवर पे बनाया जाएगा ये, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, किश्तावर डिस्ट्रिक्ट इन UT ऑफ जम्मू कश्मीर। तो चेनाब रिवर पे बनाया जाएगा और जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। इसमें हमारे अगेंस्ट में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो जो हमारी वाटर शेयरिंग ट्रीटी है वो कह रही है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स ईस्टर्न रिवर्स जो होती हैं, ठीक है। और ये इसको कहा गया है कि 60 मंथ के अंदर अंदर इसको कमीशन कर लिया जाएगा, और ये वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोजीशन को इम्प्रूव करेगा, और ये अराउंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा 4000 लोगों की, और वो उस एरिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया था प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, और ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं प्रारंभ जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंडर, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज़ हैं उनके लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो मैं आपको अभी आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो ठीक है, द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इट इज़ अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विच विल ब्लॉस्टर पार्टनरशिप विद द मेंबर कंट्रीज। अब इसमें क्यों क्या था, इसमें कि जो यंग माइंड्स हैं, जो इन कंट्रीज़ के लोग हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है मैं बताऊंगा आपको। तो इनके लोग आपस में डिस्कस करेंगे न्यू आइडियाज़ को, न्यू इन्वेंशंस को, न्यू इनोवेशंस को, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, स्टार्टअप्स में क्या क्या किस कंट्री में क्या अचीव करा, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस रही उस सेक्टर में पर्टिकुलरली, वो डिस्कस करेंगे। उनके लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स सब मिलेंगे, तो ये डिस्कशन होगी। तो ये इंडिया का एक लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, जो कि इंडिया ने सिंस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जब स्टार्ट किया था 2016 में, तब से ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव देख लेते हैं है क्या। ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 नेशंस ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये जो आप कंट्रीज मार्क देख रहे हैं, ये सारी कंट्रीज में जो बे ऑफ बंगाल को कवर करती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, और इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है, ढाका के अंदर। तो ये इकोनॉमिक और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए है ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, और इसको कहा जाता है मिनी सार्क। इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, बाकी मेजॉरिटी कंट्रीज सार्क की हैं। तो इंडिया से कोऑपरेट नहीं होता। सार्क ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि पाकिस्तान और इंडिया के व्यूज़ नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी जो हैं वो स्टेप्स नहीं होते हैं। तो एक ऐसा भी चल रहा था कि BBIN नेटवर्क बनाया जाए, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो कि एक मिनी सार्क की तरह काम करे। तो ये मिनी सार्क की तरह ही काम करता है, जिसमें फ्रेंडली कंट्रीज आपस में डिस्कस करती हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक के अंदर कराया गया है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। अगली न्यूज देख लेते हैं, US ब्रिंग्स इंडिया टू द अफगान पीस प्लान टेबल। तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटोनी बिल्किन, इन्होंने अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी को एक लेटर लिखा, ठीक है। और जो उनके चेयरमैन है नेशनल रिकंसिलिएशन काउंसिल के अब्दुल्ला, उनको एक लेटर लिखा, और उसमें प्रपोज किया गया कि UN ऑस्पिसीज के अंदर एक फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ US, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, चाइना एंड ईरान
ये एक मिलके यूनिफाइड अप्रोच बनाएं कि कैसे आगे बढ़ना है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसमें इंडिया का रोल क्या है? पहले क्या था, इंडिया को कंसिडर नहीं करते थे ये लोग, इंडिया को मानते नहीं थे कि ये इंडिया पीस प्लान में आएगी अफगानिस्तान के अंदर। इससे पहले तो पाकिस्तान, ईरान जो कि कंट्रीज़ हैं ये इंक्लूडेड थी, जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान की, इंडिया को नहीं करते थे, चाइना भी थी इंक्लूडेड बल्कि। तो इसके अंदर अब इंडिया को इंक्लूड कर लिया गया और इंडिया अफगानिस्तान में हाई स्टेक्स इंडिया के बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और ये ईरान के थ्रू हमारा जो अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में जो बजाएंगे उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो इंडिया का रोल है इसके अंदर टेररिज्म, वायलेंस, वुमेन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए इंडिया इसमें जो डिस्कशन होगी वो फुट फॉरवर्ड करेगा अफगानिस्तान के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इंडिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईरान के थ्रू जो हम अफगानिस्तान से, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान जैसी, इसमें हमारा एक्सेस बने, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पीस प्लान में आने के लिए। PM at National Day of Bangladesh. तो ड्यूरिंग द 2-day विजिट ही अटेंडेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर द गोल्डन जुबली। अब 3 चीज़ें थी यहाँ पे। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी इंडिपेंडेंस की, 1971 में बांग्लादेश बना था, 1971 में, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी उसलिए। और उनके जो बर्थ सेनेटरी थी, फादर ऑफ द नेशन कौन है बांग्लादेश के? शेख मुजीबुर रहमान, उनकी 100th एनिवर्सरी थी बर्थडे की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। और तीसरी रीज़न क्या है? 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश, जिसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 मार्च को, ठीक है। और पीएम ने ऑल्सो हैंड ओवर करा गांधी पीस प्राइज। ये हम जो प्राइजेस एंड अवार्ड्स वाली वीडियोस में देखेंगे कि गांधी पीस प्राइज 2020 किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान को। तो वो हैंड ओवर भी किया पीएम ने उनकी डॉटर को, शेख रेहाना को, जो कि यंगर डॉटर है शेख मुजीबुर रहमान की। पीएम ने एक मैत्री सेतु भी बना है, वो भी इनॉग्रेट किया वर्चुअली, ठीक है। तो ये कहाँ बना है मैत्री सेतु? ये बना है फैनी रिवर के ऊपर, जो कि बांग्लादेश के अंदर रामगढ़ जगह है, और सबरूम जो जगह है इंडिया के अंदर जो त्रिपुरा में है, ये 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना है फैनी रिवर के ऊपर। तो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा बॉर्डर के पास बना है। यहाँ बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पे। तो ये इंडिया की कनेक्टिविटी जो है चट्टोग्राम पोर्ट यानी चिट्टोगांग जो पोर्ट है, उससे हम नॉर्थ ईस्ट एक्सेस कर पाएंगे, ये इसमें हेल्पफुल रहेगा। तो पीपल टू पीपल मूवमेंट रहेगी और ये गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट बनेगा। अभी हमें ऊपर से आना पड़ता है ये एक्सेस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट, जो कि चिकन नेक का एरिया। मैं आपको चिकन नेक के बारे में भी बता चुका हूँ, जो 22 किलोमीटर वाइड एक एरिया है। तो उसको बाईपास करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट बनेगा। तो इसीलिए त्रिपुरा जो है, यहाँ पे त्रिपुरा है, ये हमारा गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। और इसलिए ये मैत्री सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इनॉग्रेट किया है पीएम ने। चाइना वर्सेस फिलीपींस इन व्हाइट सन रीफ। तो चाइना के जो एग्रेसिव प्लान है साउथ चाइना सी में, जिसके अंदर की वो 9 डैश लाइन बोलता है कि वो सारा एरिया उनके अंदर है, जिसको 9 डैश लाइन कहते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। तो इसके अंदर 220 चाइनीज़ वेसल जो है वो फिलीपींस की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता है, उसके अंदर भी इन्होंने वाइट सन रीफ जो है नाम के आइलैंड्स हैं, रीफ्स जो हैं, उन पे कब्जा कर लिया है। और ये चाइना अपने 9 डैश लाइन के अंदर क्लेम करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और 2012 में ऑलरेडी एक स्काबो शोल नाम की जगह है, जिसको कि ऑलरेडी वो कवर कर चुका था, जो कि फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि वर्ल्ड जो लॉ है, जो कि जिसको कि कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज एंड सीज, उसके अकॉर्डिंग 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो जो है वो सॉवरेन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की। तो चाइना उसको नहीं मानता है, चाइना कहता है ये हमारा है सारा एरिया। और 2013 में फिलीपींस ने केस भी करा था, जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग थी, जो हेग में कोर्ट है उसमें करा था, इंटरनेशनल कोर्ट में, पर चाइना उसे नहीं मानता है। उसने भी फेवर करा कोर्ट ने कि फिलीपींस का राइट है और ये चाइना को छोड़ देना चाहिए स्कार्बो शोल, पर चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि वो वहाँ पे 9 डैश लाइन के हिसाब से अपनी टेरिटरीज को मेंटेन करेंगे। तो वाइट सन रीफ जो है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको भी कब्जा लिया है चाइना ने साउथ चाइना सी में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस करे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए सारे टॉपिक्स बताऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन पे, तब हम फोकस करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के टॉपिक्स पे। तो दोस्तों अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।